गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे, इंडियन ज्योग्राफी जो सीरीज चला रहे थे उसमें पढ़े थे हम लोग भारत की झील के बारे में। तो आज हम देखेंगे भारत के बंदरगाह के बारे में। आखिर बंदरगाह क्या होता है? तो जो समुद्री समुद्री बोलिए या नदी, किसी रास्ते से यानी जलीय जो जलराशि के थ्रू जो व्यापार होता है, जिस क्षेत्र से व्यापार होता है उसी को बोलते हैं बंदरगाह। मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे समुंदर है, यहाँ पे कोई जगह है। तो अगर इस जगह से मान लीजिए व्यापार हो रहा है, इस जगह से किसी देश के साथ व्यापार हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं, जो ये जगह है इसको बोलते हैं बंदरगाह। इसी को बोलते हैं बंदरगाह। या फिर मान लीजिए कोई नदी है, कोई नदी जैसे अभी देखे होंगे गंगा नदी में NW1 खोला गया है, जो इलाहाबाद से होकर कहाँ, हल्दिया तक आती है। तो जो ये गंगा नदी से जो व्यापार होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह पर जो जलराशि के थ्रू व्यापार हो रहा है, उसी को बोलते हैं बंदरगाह। तो ये जो नदियों से व्यापार होता है उसको बोलते हैं आंतरिक बंदरगाह। आंतरिक बंदरगाह, या इसको बोलते हैं जो नदी से बनी है, नदी पे हो रहा है तो नदीय बंदरगाह या आंतरिक बंदरगाह। और जो यहाँ से होता है, यहाँ से, इसको बोलते हैं समुद्री बंदरगाह। या फिर इसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे। यहाँ से यानी जो नदियों के थ्रू व्यापार हो रहा है उसको नेशनल वाटरवे बोलते हैं। इसको सी वाटरवे बोला जाता है, यानी समुद्र से ये व्यापार हो रहा है तो इसको बोलते हैं समुद्री बंदरगाह। ये आंतरिक बंदरगाह और ये बाह्य बंदरगाह, इसको बोलते हैं बाह्य बंदरगाह। बाह्य बंदरगाह इसलिए कि यहाँ दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता है। आंतरिक बंदरगाह में ये यानी देश के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह व्यापार किया जाता है। तो ये आंतरिक बंदरगाह, ये बाह्य बंदरगाह, या फिर इसको बोलते हैं समुद्रीय बंदरगाह। एक होता है प्राकृतिक बंदरगाह और एक होता है कृत्रिम बंदरगाह। इसमें भी एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल, दोनों बंदरगाह होंगे। तो हम आपको बताए थे कि जो यहाँ पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट से जो नदियां गिरती है वो काफी हाइट से गिरती है, काफी ऊंचाई से गिरती है और काफी तीव्र वेग के साथ गिरती है। तो जब इसका स्पीड तेज होगा तो यहाँ पे जो इस क्षेत्र में बनेगा, यहाँ पे कटान होगा, यहाँ पे कटान होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राकृतिक बंदरगाह बनेंगे। क्योंकि कटान होगा तो कटान करके वहां की जगह गड्ढा कर देगी, गड्ढा करेगी तो वहां से आसानी से जहाज उसमें आ जा सकता है, इसलिए जहाज फंसने का वहां डर है नहीं। तो इसीलिए तो इस क्षेत्र की देखेंगे अधिकांश जो बंदरगाह है वो है कैसा, नेचुरल बंदरगाह यानी प्राकृतिक बंदरगाह। लेकिन जो इस क्षेत्र में देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो बंदरगाह है, इसमें एक तो नदियां बहुत दूर से आ रही है, जैसे गंगा नदी हुई, गोदावरी नदी हुई, कावेरी हुई, कृष्णा हुई, जो भी नदियां हैं ये बहुत दूर से आ रही हैं। ये लगभग इधर से लेकर एक तरह से मानिए तो पश्चिम से पूरब की तरफ आ रही हैं। तो ये अपने तरफ अवसाद लेकर आती है। जब अवसाद लेकर आती हैं तो इसी क्षेत्र में ये पाट देती हैं। तो हम आपको बताए थे नदियों के क्षेत्र में कि इस क्षेत्र में ये अवसाद का जमाव कर देती हैं। जब इस क्षेत्र में अवसाद का जमाव कर देगी तो यहाँ पे अवसाद अधिक जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पे अवसाद जमा हो जाएंगे तो ये वो ऑब्वियसली है, यहाँ पे जब अवसाद जमा हो गया तो यहाँ पे नेचुरल बंदरगाह नहीं पाए जाएंगे। इस क्षेत्र में बहुत कम ही नेचुरल बंदरगाह पाए जाते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल बंदरगाह पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। जैसे मान लीजिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का, यानी गंगा नदी का जो डेल्टा है मान लीजिए, या फिर हल्दिया, या फिर जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी का मान लीजिए हम डेल्टा को लिए, तो वहाँ पे डेल्टा आप देखेंगे राजमुंदरी है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे अवसाद जमा है। तो पहले उस अवसाद को हटाना पड़ेगा, अवसाद हटाने के बाद फिर वहाँ पे बंदरगाह को डेवलप किया जाएगा, यानी बंदरगाह पुनः उसको बनाया जाएगा। तो इसीलिए क्या हुए, आर्टिफिशियल हो गए, यानी ये मैन मेड हुए, ये नेचुरल हुए। ये कृत्रिम होंगे, इधर नेचुरल हो गए। तो पहले मान लीजिए कभी ये भी पूछ देगा कौन कृत्रिम है, ये नहीं कि आप इधर आर्टिफिशियल नहीं बना सकते हैं, इधर भी आप आर्टिफिशियल यानी जो कृत्रिम रूप से है आप इधर बना सकते हैं, इधर भी कृत्रिम रूप से आप बना सकते हैं। लेकिन इधर पर ज्यादा चांसेस है कि आपको बंदरगाह बने बनाए ही मिले, खुद ही मिले, क्योंकि नदियां इतनी तीव्र वेग होती है कि खुद ही कटान करके बंदरगाह बना देती है।
तो आप इस साइड में भी कृत्रिम बंदरगाह बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, गुजरात में कांडला बंदरगाह, यह है गुजरात, यह है कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। ये कांडला बंदरगाह कैसा है? एक मैन मेड बंदरगाह है, यानी इसको बनाया गया है। यह है ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह, यानी जब ज्वार आता है तब ये बंदरगाह चालू होता है, क्योंकि ज्वार के समय पानी ऊपर चढ़ेगा। जब पानी ऊपर चढ़ता है तो उसमें जो पानी ऊपर चढ़ने का जहाज भी अंदर की तरफ आ जाते हैं। जब ये ज्वार जब भाटा में बदल जाता है, यानी जब यहाँ की पानी पुनः वापस समुद्र में चली जाती है, तो ये जहाज पुनः वापस चले जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ज्वारीय बंदरगाह। यहाँ पे देखेंगे एक जगह है पोरबंदर। अब देखेंगे यहीं पे जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था, ये इसी तट पे है, काठियावाड़ तट पे है पोरबंदर, यहीं पे तट पे, तो यहाँ पे है पोरबंदर। ये भी एक बंदरगाह ही है, पोरबंदर। इसके बाद एक और यहाँ बंदरगाह है, दहेज, दहेज। ये रसायन बंदरगाह है, क्योंकि यहाँ से रसायनों का आयात निर्यात किया जाता है। यह है दहेज रसायन बंदरगाह, रसायन बंदरगाह, रसायन बंदरगाह दहेज को बोलते हैं। और यहीं पे देखेंगे बसीन, यहाँ पे बसीन है, ये गुजरात एरिया यहीं खत्म कर देते हैं, गुजरात। इसके बाद महाराष्ट्र चालू हो जाएगा। महाराष्ट्र में एक है, यहाँ है बसीन, ये लिख लीजिए महाराष्ट्र। इसके बाद बसीन के बाद यहाँ एक सालसीट द्वीप है, तो आपको बताया था सालसीट द्वीप पे ही मुंबई बसा है। तो इसी सालसीट द्वीप पे जहाँ मुंबई है, यहीं पे एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं मुंबई बंदरगाह। मुंबई के नाम पे ही मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। यह है भारत का सबसे बड़ा, भारत का, इधर लिख लीजिए महाराष्ट्र में, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बंदरगाह है। और ये कैसा है? नेचुरल है, यानी ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ये आर्टिफिशियल बंदरगाह है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। इसके बाद इसी से जस्ट 14 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की दूरी पे, लगभग 15 किलोमीटर के आसपास, यहाँ पे एक बंदरगाह है नहावा सेवा, नहावा, नहावा सेवा। ये कैसा है? आर्टिफिशियल है। इसके भार को कम करने के लिए नहावा सेवा बंदरगाह बनाया गया था। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, यानी इस पे जब ये अकेले था तो इस पे ज्यादा जहाज आ रहे थे, तो इसी के भार को कम करने के लिए इस बंदरगाह को बनाया गया है नहावा सेवा। और ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा, यहाँ लिख लीजिए, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह नहावा सेवा। इसका नया नाम है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इसका नया नाम है जवाहरलाल नेहरू। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है नहावा सेवा। इसके बाद इसको लंबा कर लेते हैं, क्योंकि ये जगह यही ले लिया। यहाँ पे है गोवा, गोवा के बाद एक कर्नाटक, कर्नाटक के बाद इधर केरल। ये है गोवा, गोवा। गोवा में एक मांडवी और जुआरी नदी के मुहाने पे मरमुआ गांव बंदरगाह स्थित है। मारमू गांव, मारमू गांव, मारमू गांव बंदरगाह किस नदी के मुहाने पे है? मांडवी और जुआरी नदी के मुहाने पे है। यहाँ से ईरान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, ईरान को, ईरान को लौह अयस्क
निर्यात किया जाता है। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी मर्मुगांव बंदरगाह से किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक बंदरगाह है, ये कर्नाटक का है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है, यहाँ लिख लीजिए कर्नाटक। तो यहाँ पे एक बंदरगाह है, इसको बोलते हैं न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर, न्यू मंगलुरु। यहाँ से भी लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ये सब कैसा है? ये सब नेचुरल है, यानी ये सब प्राकृतिक बंदरगाह है। मर्मुगांव हुआ, मुंबई हुआ, न्यू मंगलुरु हुआ, ये सब प्राकृतिक बंदरगाह है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन में पूछ देता है कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा मैन मेड है, यानी कौन सा कृत्रिम है। तो यहाँ से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क निर्यात, यहाँ से भी लौह अयस्क भेजा जाता है। इसके बाद केरल में यहाँ पे एक झील है कोचीन, एक बंदरगाह है कोचीन। कोचीन से सी फूड का निर्यात किया जाता है। सी फूड का यहाँ देखेंगे कोचीन में, यही कोचीन, कोझीकोड, ये सब वेम्बनाड झील में ये लगभग स्थित है कोचीन। तो यहीं से सी फूड का निर्यात किया जाता है। सी फूड का और मशीनरी का आयात किया जाता है, जो मशीनरी कंपोनेंट है उसका आयात किया जाता है। सी फूड का निर्यात किया जाता है, मशीनरी फूड का आयात किया जाता है। एक और यहाँ बंदरगाह है, यहीं पे एक बंदरगाह है इसी केरल में, यह है केरल, एलेपी। एलेपी बंदरगाह भी, यहाँ से नारियल का निर्यात किया जाता है। नारियल का निर्यात किया जाता है, यहाँ से नारियल का निर्यात किया जाता है। कहाँ से? एलेपी बंदरगाह से। ये दोनों बंदरगाह कहाँ है? कोचीन है, एलेपी है, और सारे बहुत बंदरगाह है, कोझीकोड है। तो यहाँ से एलेपी से नारियल का निर्यात किया जाता है, कोचीन से सी फूड का निर्यात किया जाता है। इसके बाद यहाँ आएंगे तमिलनाडु में। तो यहाँ पे चेन्नई, इसके बाद तूतीकोरिन, चेन्नई, तूतीकोरिन। तो ये सब कैसे हैं? आर्टिफिशियल है, ये बनाए गए हैं, यानी ये कृत्रिम बंदरगाह है। तो तूतीकोरिन जो है ये बहुत ही छिछला है। तूतीकोरिन ये बहुत छिछला है, समुद्र में ये बहुत छिछला बंदरगाह है, क्योंकि इसका जो सरफेस है, जो नजदीक आने पर इसकी वाटर लेवल कम हो जाती है। जब नजदीक आने पर वाटर लेवल कम हो जाती है तो वहाँ पे बड़े बड़े जहाजों को टकराने का डर रहता है। तो यहाँ क्या किया जाता है कि जहाज को 5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। तो ये छिछला बंदरगाह है, यहाँ लिखिए छिछला बंदरगाह, छिछला बंदरगाह। जहाज को 5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है। अब इसका नया नाम बीओ चिदम्बरम किया गया है, बीओ चिदम्बरम बंदरगाह, बीओ चिदम्बरम बंदरगाह। चेन्नई, ये भी एक आर्टिफिशियल बंदरगाह है। इस पर एक साथ 22 से 25 पोत, 22 से 25 पोत एक साथ खड़े हो सकते हैं, यहाँ से तंबाकू का, अवरक का, तंबाकू हुआ, अवरक हुआ, ये सब का निर्यात किया जाता है, यहाँ से दूसरी जगह भेजा जाता है। तंबाकू हुआ या अवरक हुआ, यहाँ से निर्यात किया जाता है चेन्नई से, चेन्नई, तूतीकोरिन। इसके बाद ये केरल है, ये आंध्र प्रदेश है, यह है टीएन मतलब तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश में एक तो बंदरगाह हम बताए थे कि कृष्णा नदी के तट पे यहाँ है बंदरगाह था, उसको मछलीपट्टनम बंदरगाह, वो था मछलीपट्टनम। एक और यहाँ पे लिख लीजिए बंदरगाह,
इन्नौर, इन्नौर, इन्नौर बंदरगाह। ये क्या है, इसको बाद में लिखेंगे। ये प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह है, प्रथम कंप्यूटराइज, कंप्यूटराइज बंदरगाह, प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह किसके सहयोग से बनाया गया था? एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के सहयोग से प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह बनाया गया था, इन्नौर को बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे मछलीपट्टनम। इसके बाद एक यहाँ देखेंगे विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ये है पूर्वी तट पे, लेकिन कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। अभी तक जितने भी लगभग प्राकृतिक बंदरगाह देख रहे थे वो पश्चिमी तट पे थे, लेकिन ये है पूर्वी तट पे, लेकिन कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह होने के कारण यहाँ एक भारत का सबसे गहरा है, सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह है ये भारत का। और एक तरह से देखें तो यहीं पे, जहाँ पे ये है, यहीं पे डॉल्फिन नोज, जो डॉल्फिन का नोज होता है, यहीं पे एक श्रेणी पाई जाती है। मान लीजिए ये समुद्र में कहीं है, यहाँ पे मान लीजिए है, तो यहीं पे एक डॉल्फिन नोज टाइप की एक श्रेणी पाई जाती है। इस साइड में डॉल्फिन नोज, यहाँ पे एक श्रेणी पाई जाती है। तो जो डॉल्फिन नोज पाई जाती है वो क्या करती है कि इस समुद्र को, मान लीजिए बंगाल की खाड़ी में जो भी चक्रवात उत्पन्न होगा, चक्रवात उत्पन्न होगा तो कहाँ जाएगा? स्थल की तरफ जाएगा। जब चक्रवात उत्पन्न होता है तो वो स्थल की तरफ आएगा, यानी जैसे जब चक्रवात पढ़ाएंगे, अभी तक के डायरेक्शन याद कर लीजिए कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो वो चलता एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और किधर की तरफ भागता है? उत्तर पश्चिम की तरफ। ये उत्तर पश्चिम की तरफ चलता है, उत्तर पश्चिम की तरफ चलेगा। कहाँ? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, यानी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ चलता है। तो जो भी बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होगी तूफान, वो सब कहाँ आएगी? इधर उत्पन्न होगी, टकराएगी स्थल की तरफ। तो ये स्थल की तरफ टकराएगी, तो जो डॉल्फिन नोज है, ये डॉल्फिन नोज क्या करता है कि इसको, इसी बंदरगाह को, ये जो चक्रवात उत्पन्न हो रही है उससे रक्षा करता है, यानी बचाता है, बचाता है। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे कि जहाज निर्माण विशाखापट्टनम में अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो भी चक्रवात आएगा उससे ये रक्षा कर लेता है। इसीलिए मेनली जो विशाखापट्टनम है वो जहाज निर्माण के लिए फेमस है। और एक तरह से ये पर्यटन स्थल भी है। डॉल्फिन नोज, एक डॉल्फिन नोज एक पर्यटन स्थल भी है और ये एक तरह से सुरक्षित स्थान भी है। तो विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, कहाँ है? और डॉल्फिन नोज क्या है? डॉल्फिन नोज इसकी रक्षा करती है। किसके लिए फेमस है? तो ये तो पर्यटन के लिए भी है, लेकिन जो इसका मेन इम्पोर्टेंट, जो इसका महत्व है वो क्या है कि जो भी चक्रवात यहाँ से आती है उसका रक्षा करती है विशाखापट्टनम से, यानी चक्रवात को टकराने नहीं देती है विशाखापट्टनम से। जब यहाँ से चक्रवात नहीं टकराती है तो यहाँ पे जहाज सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में देखेंगे कि जो भी जहाज निर्माण की प्रक्रिया है वो काफी अधिक होती है विशाखापट्टनम में। तो ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके बाद ये उड़ीसा हुआ, तो उड़ीसा में छोटा सा बना लेते हैं। उड़ीसा में एक था पारादीप, पारादीप, महानदी के तट पे पारादीप था। एक है गोपालपुर, गोपालपुर। तो ये पारादीप से क्या किया जाता है? ये भी कैसा है? पारादीप आर्टिफिशियल है। ये पारादीप को बनाया गया है क्योंकि महानदी भी डेल्टा लाती है, जो अवसाद लाती है, अवसाद ला के यहाँ जमा करती है, तो उसी अवसाद पे पारादीप बसा है। तो इसको भी आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है पारादीप को। यहाँ से जापान को लौह निर्यात किया जाता है, जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। एक वेस्ट बंगाल में है, गंगा नदी के तट पे हल्दिया है, हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह। तो ये कहाँ है हल्दिया बंदरगाह?
या इसको बोलते हैं डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर बंदरगाह। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हमारी आवाज सुनिएगा। यह है हल्दिया बंदरगाह जो कि हुगली नदी के तट पे है। हुगली नदी के तट पे हल्दिया बंदरगाह या फिर डायमंड हार्बर बंदरगाह। और ये भी कैसी है, ये भी कृत्रिम है, ये कृत्रिम है। और यहीं से नेपाल और भूटान भी इस बंदरगाह का यूज करते हैं। नेपाल और भूटान, मान लीजिए पूछा है कि किस बंदरगाह को यूज करते हैं, तो इसी हल्दिया बंदरगाह को नेपाल और भूटान भी यूज करते हैं, जो किस नदी पे है, हुगली नदी पे है। और इसको और डायमंड हार्बर भी कहा जाता है, इसे हल्दिया को डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। तो ये था भारत के बंदरगाह के बारे में। कांडला, पोरबंदर, दहेज, मुंबई, नहावा सेवा। नहावा सेवा को जवाहरलाल नेहरू से भी जानते हैं। मरमुआ गांव कर्नाटक में, न्यू मंगलोर। तो ये सब जो एरिया है ये भारत के बंदरगाह है। पश्चिमी तट पे लगभग देखेंगे तो प्राकृतिक बंदरगाह, पूर्वी तट पे विशाखापट्टनम को छोड़ दें तो लगभग यहाँ कैसी है, सब आर्टिफिशियल यानी मैन मेड है, यानी ये सब कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये था भारत के बंदरगाह के बारे में। तो बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा, उसको रिएक्शन, उस पर रिएक्शन आप जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।